अभी हम देख रहे हैं कि अपना सेलिएंट फीचर्स क्या है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के। तो अपने को इतना पता है कि आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन अलॉन्ग विद मीडिएशन एंड नेगोशिएशन डिफरेंट मोड्स है ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें पार्टीज क्या ट्राई करती है, इसमें पार्टीज ट्राई करती है कि जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए विदाउट टेकिंग रिकोर्स टू द फॉर्मल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब बिना कोर्ट के पास जाए अपना जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। और अगर पर्टिकुलरली अपन आर्बिट्रेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, पार्टी सबमिट करते हैं डिस्प्यूट टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सबमिशन होता है क्योंकि अपने कोई ओरल अंडरस्टैंडिंग होती है, आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है एग्रीमेंट में, या तो कोई सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। जनरली एमएनसीज में, लिस्टेड कंपनीज में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है या तो क्लॉज होता ही है आर्बिट्रेशन का। जिसकी वजह से अपन ने क्या डिस्प्यूट कर इसको सबमिट कर दिया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। अब वो क्या करेगा, एजुडिकेट करेगा डिस्प्यूट के ऊपर और डिसीजन देगा इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड। अवार्ड कैसे होता है, एक ऑर्डर की तरह होता है जो क्या होता है, बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर, जो भी डिस्प्यूट के पार्टीज हैं, और वो एनफोर्सेबल होता है एज अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। के मतलब एक बार एक अवार्ड आ गया तो दोनों पार्टीज के ऊपर वो एनफोर्सेबल रहेगा और जो भी डिसीजन रहेगा ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो दोनों पार्टीज को फुलफिल करना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस और प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए एक जो इतने भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आया जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अभी इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला सेलिएंट फीचर है कि इसने 3 एक्ट्स को रिप्लेस किया। उन 3 एक्ट का नाम क्या है, एक फर्स्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, दूसरा है आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, और तीसरा है द फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961। इन 3 एक्ट्स को रिप्लेस करके एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आया, उसका नाम क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये क्यों आया, क्योंकि अपने को जो इंटरना उस टाइम पे जो जिस हिसाब से लॉ इवॉल्व हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ओवर द वर्ल्ड, अपने को भी एक ऐसा एक्ट को इन्फोर्स लाना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए अपन ने ये एक्ट लाया। तो द एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड टू कीप पेस विद एवर इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मैकेनिज्म। फिर वहाँ अभी इंटरनेशनल लॉ में सब लोग एक बेस लेके चल रहे थे जिसका नाम है यूनिसेटल मॉडल लॉ। यूनिसेटल का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। मैं वापस बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये बेस लॉ था और इसी का रूल्स भी है यूनिसेटल कंसिलिएशन रूल्स। तो ये इंटरनेशनल लॉ पूरा इसी पे बेस्ड है और अपना एक्ट भी इन्हीं लाइंस पे है जो यूनिसेटल मॉडल लॉ ने बोला है और यूनिसेटल कंसिलिएशन रूल्स ने बोला है। अपना एक्ट भी उसी लाइंस में है या उसी के कंसेंट के साथ है, हारमनी में है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि अपने एक्ट ने भी, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ने भी किस आर्बिट्रल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड को तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया ही है, इसके साथ साथ कंसिलिएशन को भी एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी है जो अपन ने ऊपर पढ़ा यूनिसेटल कंसिलिएशन रूल्स के साथ हारमनी में है। अपना जो एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 वो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जिसमें कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है और 86 सेक्शंस है, 4 पार्ट्स एंड 86 सेक्शंस है। पार्ट 1 किसके साथ डील करता है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। पार्ट 1 डील्स विथ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, पार्ट 2 डील्स विथ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, पार्ट 3 डील्स विथ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड पार्ट 4 डील्स विथ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, जिसका मतलब जिसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। फिर इसमें 3 स्केड्यूल भी है जो बेसिकली कन्वेंशंस को इनकॉर्पोरेट करती है एक एक, जो अपन ने लास्ट में ही पढ़ा था कि पर अपन ने लास्ट में 2 कन्वेंशंस पढ़े थे लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव्स में, एक तो जेनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के रिलेटेड कुछ समझा था, इन डिटेल अपन आगे समझेंगे। तो बेसिकली जो 3 स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल 1 किसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है, मोर और लेस न्यूयॉर्क कन्वेंशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, दैट इज द कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। न्यूयॉर्क कन्वेंशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। स्केड्यूल 2 किसको कर रहा है, जिनेवा प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन क्लॉसेस को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। और स्केड्यूल 3 है वो कन्वेंशन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो बेसिकली ये एक्ट इज इन लाइन विद द इंटरनेशनल पेस फॉर द स्पीडियर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अपने एक्ट को ऐसे बनाया था कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ है, क्या जो पूरा
वर्ल्ड जिस लाइंस पे काम कर रहा है, तो इंडिया ने भी जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बनाया था उन्हीं लाइंस पे बनाया था, और ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। समरी में बताऊँ तो 3 एक्ट्स को रिप्लेस किया था। फर्स्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, सेकेंड है आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, और तीसरा है द फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961। फिर बेसिकली सेकेंड पॉइंट ये है कि जो पूरा इंटरनेशनल प्रैक्टिस है और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के साथ अपने को भी पेस में रहना था, तो इसलिए इस एक्ट को एनफोर्स किया था। जो बेस है, अपन जो बेस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, यूनिसेटल मॉडल लॉ है और यूनिसेटल कंसिलिएशन रूल्स हैं। ये बेस है जिसको अपन ने भी यूज़ किया है। फिर अपने एक्ट ने किसको भी एक और चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया है, कंसिलिएशन को भी एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया है जो इन लाइन्स है विद द यूनिसेटल कंसिलिएशन रूल्स। अपने एक्ट में 4 पार्ट्स है, 86 सेक्शंस है। पार्ट 1 डील करता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से, पार्ट 2 डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड से, पार्ट 3 डील करता है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से, और पार्ट 4 डील करता है सप्लीमेंट्री प्रोविजन से, जिसमें अपने को क्या देखने को मिलता है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। फिर 6 पॉइंट है कि अपने पास इस एक्ट में 3 स्केड्यूल्स है, तीनों स्केड्यूल्स कन्वेंशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जो फर्स्ट है वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, दैट इज द कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। जो सेकंड है शेड्यूल, वो जिनेवा प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन क्लॉजेस को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो जो शेड्यूल 3 है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है कन्वेंशन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। तो ये एक्ट इन लाइन है विद इंटरनेशनल पेस फॉर द स्पीडियर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स।